Hi everyone, good evening. I hope you all are doing well. So there were some troubles with Bhavika's page. She wasn't able to start the live, so I am starting. How is everyone doing? Hi Nilofer. Hi Kritika. Hi Krits. Hi. Hi Ruby. How is everyone doing today? I hope you all are having a wonderful time with your babies. And during the live, if you have any questions that you would want me to answer, please type it in the chat box. I will be more than happy to answer them for you. I've just invited Bhavika. I hope she gets to be here soon. How are we doing today? How is everything going? How old are your babies? Hi, Dr. Shruti. How are you doing? Wow, I am so happy about that. I mean, that makes me feel very, very good. Your baby is 29-day old? Okay, all right. Hi, Neha. Hi, Bhavika. Finally, you're here. Hi. Hello, Parul ma'am. How are you? I am good. I am good. Thank you so much for being here. And thank It's you my so much pleasure. for doing this with me because I want to make sure that more and more mothers get the information that they really need to get. Yeah, Okay. ओके तो हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करें. bilkul. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि डज फॉर्मूला फीडिंग कॉज मोर गैस देन ब्रेस्ट फीडिंग. इसका बहुत सिंपल आंसर नहीं है बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यस. वाई? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो हर बच्चे के लिए या हर मदर के लिए ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है बट फॉर मोस्ट ऑफ द बेबीज फॉर्मूला विल कॉज मोर गैस फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि फॉर्मूला जो है वो गाय के दूध को एज अ बेस लेके बनता है. जब कोई चीज गाय के दूध को एज अ बेस लेके बन रही है तो वो कैसीन लोडेड ज्यादा होता है. इसीलिए ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चा बच्चा माँ का दूध पीता है तो शायद वो 1 सवा घंटे में उठ जाए बट अगर फॉर्मूला पी रहा है तो वो 3 3 घंटे सोता सोता रहता है. उसको उठाना मुश्किल होता है क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस अपने आप में स्लो हो जाता है तो गैस एज अ बाई प्रोडक्ट ज्यादा बनता है. दैट्स नंबर वन. अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर्मूला इज ऑल्सो लिंक्ड विद कॉन्स्टिपेशन. सो दैट ऑल्सो हैज टू डू विद गट माइक्रोबायोम क्योंकि क्या होता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ का जो गट माइक्रोबायोम है मतलब जो गुड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो माँ के दूध के थ्रू बच्चे के गट तक जाते हैं. फॉर्मूला फीड में ऐसा नहीं होता. वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ट्रांसफर ही नहीं होते हैं तो उसकी वजह से बच्चे को गैस होना इज लाइक अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ गिविंग फॉर्मूला मिल्क. ओके एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि क्या होता है कई बार कुछ मदर्स के निपल इन्वर्टेड होते हैं and तो उनके लिए ब्रेस्ट फीड कराना मुश्किल होता है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. Okay. So good question because I think this is something that a lot of people ask me and मतलब लोग तो बाद में पूछेंगे. What happens is that इन मतलब वो माँ के सोचने से पहले या ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने से पहले ही आसपास के लोग आके बोल देते हैं अरे इसका तो निपल ही नहीं बना हुआ है अभी. सो निपल ही नहीं बना होगा तो दूध कैसे पिएगी. सो भाविका आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू इन टर्न. हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं या निपल फीडिंग बोलते हैं? मतलब हम ब्रेस्ट क्या फीडिंग. बोलते हैं? हम ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग. फीडिंग बोलते हैं विच क्लियरली मीन्स कि ब्रेस्ट का होना और ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू सफिशिएंट होना शुड बी इनफ. देयर वाज अ टाइम सो यू वोंट बिलीव व्हाट पीपल कम टू मी विद. ब्रेस्ट में निपल में धागा बांध के उसको खींचते हुए लोग आते हैं. उसमें उसको मैनिपुलेट करते हैं उसको ऐसा हाँ. ऐसा शेप अप करने की कोशिश करते हैं. जबकि रियलिटी ये है कि 80% भारतीय महिलाओं को आइडियली निपल नहीं बना हुआ होता है क्योंकि हम यूजुअली बल्की और पेंडुलस ब्रेस्ट वाले लोग हैं. राइट हमारे ब्रेस्ट बहुत ज्यादा छोटे या मीडियम साइज के कम दिखते हैं. थोड़ा बल्की और पेंडुलस ज्यादा होते हैं. क्योंकि हमारे ब्रेस्ट बल्की और पेंडुलस ज्यादा होते हैं तो व्हाट इज मोर क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ लैचिंग इज नॉट द निपल बट द एरोला. एरोला बोले तो वो जो काला हिस्सा जो निपल का यस. रहता है अगर वो मुलायम है बच्चा निपल खुद बनाने की कैपेबिलिटी रखता है.
मेन प्रॉब्लम क्या है, हर कोई चाह रहा है ऐसा कैंची लगा के ऐसा खींच के उसको बच्चे के मुंह में डाल देना. मोर यू ट्राई दैट, द मोर इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड. प्लस इन्वर्टेड निपल्स के भी ग्रेड्स होते हैं. सो देर आर 4 ग्रेड्स ऑफ इन्वर्टेड निपल्स. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का अगर इन्वर्टेड निपल है उसको लैच कराना इज नॉट दैट अ हार्ड जॉब. ग्रेड 4 में सर्जिकल इंटरवेंशन ही लगता है. सो विच मीन्स अगर आप बोल रहे हो कि आपको निपल इन्वर्टेड निपल है, तो अगर ट्रू इन्वर्टेड निपल है तो सर्जरी से ही ठीक होगा, पहली बात. बट अगर ग्रेड 1 to 3 में एक सूडो इन्वर्टेड निपल है या हल्का स्टिमुलेट करके भी बाहर आ जाता है या अदरवाइज बाहर आ जाता है, बच्चे के चूसने पे बाहर आ जाता है, तो बच्चा इजीली निपल बना सकता है. आपको आइडियली निपल की जरूरत नहीं है. अ लॉट ऑफ टाइम्स निपल शील्ड यूज करके लोग आते हैं कि मैम मेरा निपल नहीं था ना इसलिए मैंने शील्ड यूज किया. जबकि रियलिटी है कि शील्ड की वजह से बहुत सारा गैस होता है, बच्चे कम दूध ट्रांसफर करते हैं, उनका पेट नहीं भरता है, लंबे लंबे समय तक फीडिंग करते चले जाते हैं बट उनका पेट नहीं भरता है, क्योंकि दूध निपल में होता ही नहीं है, दूध एरोला के पीछे बनता है. और वहां पे जब तक बच्चे का मुंह नहीं पहुंच रहा है उसके मुंह तक. ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि बच्चा अगर ब्रेस्ट लेगा तो वो ऑटोमेटिकली निपल ऑटोमेटिकली पुल हो जाएंगे एंड वो आराम से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा. एग्जैक्टली. ओके, इसके अलावा जनरली मैंने भी सुना है, मुझे भी बोला गया था कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तभी से ही आपको निपल को साफ करके उसको शावर के टाइम पे थोड़ा सा पुल करना चाहिए ताकि इन्वर्टेड निपल वाली प्रॉब्लम ना हो. तो क्या ऐसे साफ करने से या फिर निपल को थोड़ा थोड़ा पुल करने से निपल बाहर आ सकते हैं? नॉट रियली. सी अंडरस्टैंड दिस. जो आपकी एनाटॉमी है ना वो बहुत यूनिक है एंड दैट इज यूनिक टू योर ओन बॉडी टाइप. ठीक है, पहली चीज ये. दूसरी चीज ये, जैसे हम जानते हैं कि आज की डेट में वेजाइना को क्लीन करने के लिए भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बट अगर आप किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से पूछोगे ना तो वो बोलेंगे कि पानी से धुल लो उतना काफी है. यहाँ तक कि डाउचिंग मतलब पानी अंदर डालना इज ऑल्सो नॉट ओके फॉर द वेजाइना, बिकॉज उससे पीएच बैलेंस बिगड़ता है. अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करके देखो कि ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है और कब से हम ब्रेस्ट फीडिंग करते चले आ रहे हैं, राइट? अब अगर इतनी पॉपुलेशन है और कब से हम ब्रेस्ट फीडिंग करते चले आ रहे हैं, तब शायद साबुन भी नहीं था नहाने के लिए, बट बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, माँ से ही दूध पी रहे थे बट नहीं हो रहा था. उसका कारण है, कारण यह है कि ब्रेस्ट के पास एक मंटगमरी ग्लैंड्स करके डॉट्स होते हैं, हर किसी को होते हैं. वो मंटगमरी ग्लैंड का जॉब होता है एंटीबैक्टीरियल लिक्विड काइंड ऑफ थिंग सिक्रीट करना, निपल को मॉइस्चराइज रखना, उसको मुलायम रखना, उसको बच्चे को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाना. तो बॉडी तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो काम कर रही है. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप वेट वाइप से उसको पोंछते हो. वेट वाइप से आप पोंछते हो कि अच्छा मैं तो साफ करके पिला रही हूँ, सो आप वेट वाइप से उसको पोंछने की कोशिश करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज बच्चा वेट वाइप की स्मेल से रिपल्सिव होता है, वो और ज्यादा लैच नहीं करना चाहता, बिकॉज उसके लिए बच्चे की सेंस ऑफ स्मेल बहुत हाई होती है. तो वो इतनी हाई सेंस ऑफ स्मेल में बच्चा इरिटेट हो जाता है बिकॉज आपने उसमें कुछ और यूज किया है. दूसरी चीज, पसीना आता है. पसीने को एक सूखे कपड़े से पोंछा जा सकता है कि आपको भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, बच्चे को भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप सूखे सूखे कपड़े से पसीना पोंछ लो. तीसरी चीज, प्रेगनेंसी के समय अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ब्रेस्ट को क्लीन करूंगी एंड ऑल ऑफ दैट, सी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अगर किसी को ड्राई एंड फ्लेकी स्किन है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव रबरी एरोला, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस एरिया के आसपास का स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, फ्लेकी हो जाता है. जब बच्चा पीता है तो बच्चे के मुंह के आसपास डॉट 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 बन जाते हैं. For that breast, all they need to do is create a very light sugar scrub. So you take a little bit of ghee और थोड़ी सी पीसी चीनी, आप उसको अच्छे से मिक्स करो, एक स्क्रब टाइप का पेस्ट बनाओ, उसको अपने ब्रेस्ट पे अप्लाई करो एंड उसको अच्छे से वॉश कर दो. एंड दैट टू ओनली आफ्टर 37th वीक. Why only after 37th week? Because आपने अभी बोला कि nipple stimulation. See, nipple stimulation is known to cause labor pain. So अगर आप समय से पहले निपल स्टिमुलेशन करते हो तो आपको लेबर पेन होने का भी चांस है और बच्चा प्रीमेच्योर भी डिलीवर हो सकता है. तो वो बहुत रिस्की है अगर सुपरविजन में नहीं किया गया तो. ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लेट्स अंडरस्टैंड कि निपल हम सिर्फ कर रहे हैं तो लेबर कैसे चालू हो सकता है. क्या होता है कि जब आपका बच्चा पेट में पल रहा होता है तो यूट्रस ग्रो करता है, यूट्रस एक बलून साइज का ग्रो कर देता है. अब वो जब वो बड़ा सा बलून बन गया है जो कि इतना सा ऑर्गन था जिसमें पूरा बच्चा ग्रो किया, अब वो ऑर्गन को कोई तो बताएगा ना कि भाई तेरा काम हो गया, अब वापस अपनी जगह पे जा. सो ये बताने का काम होता है निपल का. मतलब जितनी बार बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है इन अर्ली डेज उतनी बार वो यूट्रस इन्वॉल्यूट होता है, क्रैम्प्स आते हैं. अगर आप किसी नई मदर से पूछोगे ना वो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वो बोलेगी यार फीड तो मैं इधर से करा रही हूँ बट क्रैम्प पेट में क्यों आ रहे हैं. क्रैम्प पेट में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज एवरी टाइम दैट द बेबी ब्रेस्ट फीड्स और निपल स्टिमुलेशन हैपेंस योर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स. सो अगर बच्चे के बाहर आने से पहले ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ जा रहा है, विच ऑल्सो मीन्स दैट इफ यू वांट अ फ्लैटर बेली एंड ऑल ऑफ दैट, ब्रेस्ट फीडिंग इज गोना हेल्प यू डू दैट बिकॉज यूट्रस इन्वॉल्यूट होता है ब्रेस्ट फीडिंग से. ओके
So that is something that happens. यस। एंड इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चा बॉटल्स ज्यादा प्रेफर करता है, माँ का दूध अवॉइड करता है। जनरली ये देखा जाता है सिजेरियन के बाद, क्योंकि सिजेरियन के बाद माँ जल्दी रिकवर नहीं हुई होती है, तो 1-2 दिन के लिए हम बच्चे को बॉटल दे देते हैं। तो Right. उसके बाद बच्चा बॉटल को ही प्रेफर करेगा, वो माँ का दूध पीना ही नहीं चाहेगा। तो Right. ये क्यों होता है, और हम क्या ऐसा करें कि बच्चा ब्रेस्ट फीड लेना स्टार्ट करे? गुड। सबसे पहली चीज, बॉटल दो ही मत। सबसे आसान काम। वाई? देखो क्या होता है, बच्चे के जो पहले 2 दिन होते हैं ना जन्म के, दोज आर द हाईएस्ट लर्निंग डेज फॉर द बेबी, विच मीन्स मेरे पैदा होने के बाद जो मैंने पहली एबिलिटी पकड़ ली, दैट इज द एबिलिटी दैट आई वांट टू यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज, सी सेक्शन में भी राइट नाउ द हॉस्पिटल दैट आई एम वर्किंग विद, द मोमेंट द बेबी इज डिलीवर्ड हम ओटी में इलाज कराते हैं, ओटी के बाद हम रिकवरी में इलाज कराते हैं, रिकवरी के बाद हम नेक्स्ट 2 आवर्स में इलाज कराते हैं। हम मदर को सेकंड डे पे साइड लाइन में पिलाना सिखा देते हैं, थर्ड डे पे मदर बैठ के दूध पिला रही होती है और दूध पिला के घर चली जाती है। सिर्फ शुगर कम हुई या जॉन्डिस बढ़ा तो ही माँ का दूध के अलावा ऊपर से टॉप फीड देने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी ओनली फॉर रफली 30% ऑफ बेबी। 70% तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, इवन सी सेक्शन। सो क्वेश्चन क्या है, ओटी में फीडिंग किस हॉस्पिटल में हो रही है, किस में नहीं है, पहले तो आपको ये पता करना चाहिए। लैक्टेशन कंसल्टेंट का सपोर्ट अवेलेबल है भी कि नहीं, ये पता करना चाहिए। और अगर इस सब में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करना है, वो ये है कि कटोरी चम्मच पकड़ना है। Even if you want to give a little bit of formula to your child in the very early days, जब तक बच्चा वो एबिलिटी सीख नहीं रहा। अब बॉटल आसान क्यों है? बॉटल इसलिए आसान है क्योंकि बॉटल में चूसना नहीं पड़ता। कोई भी बॉटल कितना भी बोले कि ये बिल्कुल ब्रेस्ट जैसी है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। क्योंकि ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है, जिस तरह से वो काम करता है, उस तरह से बॉटल का सिलिकॉन निपल काम नहीं करता। अब मैं एज अ बेबी जो कि बीटा जनरेशन में पैदा हुआ है, जिसका ब्रेन एनी विच वेज हाइपर स्टिमुलेटेड है, if you give me a bottle before you give me the breast, what I do is I just simply start using my gums, क्योंकि बॉटल पे बच्चे जबड़े चलाते हैं। अब एक एक जबड़ा चलाया और फटाफट फटाफट दूध मिल गया, 5 मिनट में बोतल खत्म। Do I want to do breastfeeding for 20 minutes on your boob? Do I want to put that much of effort? No, I don't want to do that. So पहली चीज क्या है, ability सिखा क्या रहे हो पहले, that is what matters. दूसरी चीज, बॉटल छुड़ानी है अगर कि नहीं, अच्छा मैंने पिलाना शुरू कर दिया गलती से, नाउ व्हाट डू आई डू टू मेक श्योर इट इज बोरिंग फॉर द बेबी? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, बच्चे का पहले मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर चेक करना है। मतलब ये देखना है कि बच्चे का करंट एबिलिटी क्या है, उसको चूसने आ रहा है नहीं आ रहा, उसका सक स्वॉलो ब्रीथ रेशियो क्या है, बच्चा बॉटल को जब मुंह में ले रहा है तो क्या गमिंग कर रहा है या बॉटल को भी सक करने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट बॉटल का शेप, टीट मतलब ऊपर का जो ताड़ू होता है ना, वो बच्चे का गहरा है, चपटा है, नीचे की ओर है, चौड़ा है, वो कैसा है, जिसके हिसाब से आप बॉटल का टीट बच्चे को दो। पहले तो बॉटल चेंज करो, बॉटल चेंज करने के बाद पेस्ट बॉटल फीडिंग करो, मतलब बॉटल को ब्रेस्ट जैसा बोरिंग बना दो। एंड एट द सेम टाइम बच्चे को ब्रेस्ट पे रिहेबिलिटेट करो और जितना हो सके मदर के साथ स्किन टू स्किन करो। क्योंकि ये जो छोटा ब्रेन होता है ना, जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, उसमें ये इंस्टिंक्ट होता है कि नहीं, मुझे माँ का दूध डायरेक्टली पीना है। दैट्स समथिंग दैट एवरी बेबी इज बॉर्न विद। व्हाई यू एंड मी नीड अ लैक्टेशन कंसल्टेंट? गाय के बच्चे को तो नहीं लगता है, वो तो जाता है, ढूंढता है, अपना निपल पकड़ लेता है। बिकॉज every mammal is born with that instinct. The problem is that हमारा birth इतना complicated है, हमारा scenario इतना complicated है, plus हमारे पास advices इतनी conflicting है कि it becomes very easy to choose the easier option. बच्चा रोने नहीं दे सकते हम 2 मिनट, और रोने देना भी नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हमें, अगर आज भी मैं एएनसी कंसल्ट करती हूँ ना किसी भी प्रेग्नेंट मदर से, वो मेरे पास आती है, तो मैं उसे कभी भी अपनी बात नहीं बोलती, मैं पहले उससे पूछती हूँ तुम्हें क्या पता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। 99.99% व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन कि तुम दूध कब पिलाओगी, द आंसर इज जब बच्चा रोएगा। भाविका मैं तेरे घर आऊं, तू मेरे को इनवाइट करे, तो मुझे बोल कि मैम आइए प्लीज, और मैं घर आऊं और तू मुझे बोले कि यार आप अच्छे ही नहीं लगते हो यार, बिल्कुल आपको बोलने तक का तो ढंग नहीं है, एंड दिस एंड दैट, एंड आप मेरी बुराई करने लगो, ठीक है, सो विल आई ईट एट योर प्लेस? आई नॉट बी हैप्पी। मुझे भूख लगी थी, है ना, आई वॉज वेरी हंग्री, बट I got angry and pissed off and now I don't want to eat. Same goes for a crying, howling baby. A crying, howling baby will just not come at breast or feed, but वही फॉर्मूला इतना स्वादिष्ट होता है, उसको लेना इतना आसान होता है, बॉटल इतनी कन्वीनियंट होती है that I just simply go ahead and take the bottle. So the good thing is that so far I have been able to get rid of bottle for 4-month-old, 8-month-old even. We've been able to get rid of bottle and get them back at breast. Only thing is we need to figure out कि उसकी problem क्या है. The moment you figure out the baby and mother's problem, you're able to solve it.
I also see आशिमा का एक क्वेश्चन है here in the chat box. आशिमा is asking कि मेरा बच्चा 5 महीने का हो गया है, can I breastfeed in lying position? आशिमा, you can breastfeed in lying position from day one. So ये जो मिथ है ना कि मैं लेट के दूध नहीं पिला सकती, इट्स अ वेरी बिग मिथ. आप डे वन से लेट के दूध पिला सकते हो. नाउ फॉलो अप क्वेश्चन आशिमा से ही पूछते हैं. आशिमा, लोगों ने ये बोला है ना कि अगर लेट के दूध पिलाओगे तो कान में दूध चला हाँ, जाएगा, यही सुना है? yes, राइट. yes. अब मुझे ये बताओ कि बच्चे का मुंह और कान, आई एम प्रिटी श्योर हाँ, यही एंगल होगा. मतलब इस, अब ऐसा तो अपन नहीं है ना कि इसको ऊपर कर देंगे. We can't do that, right? This is how it is going to be. So अगर ये ऐसा ही रहने वाला है, तो बच्चा तुम्हारी गोद में अगर लेटा है तो भी कान नीचे ही है ना. तो अगर दूध नीचे जाना होगा तो भी चला जाएगा. तो तुम्हारे हाँ, लेटने से क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारे लेटने yes. से कोई फर्क नहीं पड़ा. बट क्यों बोलते थे ऐसा? लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल. क्योंकि क्या है ना, ट्रेडिशंस और नॉलेज, उसमें कोई खराबी नहीं है. वो आपके हेल्प के लिए है. बट देन अगेन हमें ये समझना चाहिए कि किस व्यू पॉइंट से बोला जा रहा है. अभी आज से करीब 100 साल पहले अगर हम देखें तो कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के घर होते थे. Yes. यूजुअली लोग नीचे जमीन पे सोते थे. कीड़े मकोड़ों का डर होता था. वो छोटे छोटे बिच्छू आते ना, कनखजूरे टाइप, बोलते हाँ, कान में घुस जाएगा. सो वो सारे होते थे, चलते थे घरों में. एंड मदर्स और बेबीज यूजुअली फ्लोर पे रहते थे क्योंकि ब्लीडिंग होती थी बहुत सारा. यहाँ तक कि सूतक का टाइम लग जाता था घर में. तो वो बोलते थे भाई सेपरेट रहो, 40 दिन तक अलग अपने सिस्टम में रहो. So why they were, and then you were getting married at 15, 16, 18 and having kids in like your early 20s or even बिल्कुल teens, सही. right? Yes. आप जल्दी बच्चे पैदा कर रहे थे, तो आपके अंदर वो समझदारी भी नहीं थी. तो क्या हो रहा था, आप पिलाते थे, आप पिलाते पिलाते खुद भी सो जाते थे, बच्चा भी वहीं सो जाता था. तो किसी भी कीड़े का डर था, मच्छरों का डर था, बहुत सारी चीजों का रिस्क था. सांप भी आते थे घर में, बिच्छे भी आते थे. तो व्हाट दे यूज्ड टू से इज कि भाई लेट के दूध मत पिलाओ, बच्चे को उठा लो, अच्छे से डकार दिला दो, ढक तोप दो, उसके बाद तुम भी सो जाओ और बच्चा भी सो जाए. बट आज के कन्वीनियंट टाइम में जहाँ पे आपके पास एसी है, बहुत प्यारा सा बेड है, आप अपने 30s में हो, आपकी खुद की बैक की बैंड बजी हुई है, बैठ बैठ के पॉस्चर खराब हो रखा है, आप पिलाओगे ही लेट के. मतलब देर इज नो ऑल्टरनेटिव. वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव. वी आर गोइंग टू चूज व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर अस. बट जब आप लेट के पिला रहे हो तो व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज निपल और बच्चे का मुंह एक लाइन में होना चाहिए. मतलब आप बच्चे का हेड अपने हाथ पे डाल के निपल उसके मुंह में नहीं डाल सकते. इट हैज टू बी इन वन लाइन. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, बच्चे का कान, बच्चे का कंधा, बच्चे का बम और बच्चे की एल्बो एक लाइन में होना चाहिए जब आप दूध पिला रहे हो. अगर बच्चा सीधा लेटा है और मुंडी टेढ़ी है और आपकी तरफ दूध पी रहा है, इट्स रॉन्ग पॉस्चर. बच्चे का स्वॉलो रेट अपने आप कम हो जाएगा, बच्चे को गैसेस होंगे और बच्चे को ठसका लगने का भी रिस्क रहता है. सो व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप समझो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके बच्चे के हिसाब से क्या पोजिशन, क्या पॉस्चर आपको बेस्ट बैठ रहा है, सीखो उसको एंड देन इम्प्लीमेंट इट. विल बी परफेक्टली फाइन. Yes. ओके. एंड क्या नेक्स्ट मैं क्वेश्चन. बॉटल से दूध पिलाने से बच्चे के दांत का शेप खराब हो सकता है? 110%. दांत का शेप ही नहीं खराब होता, बहुत सारी चीजें होती हैं. अभी लेट्स अंडरस्टैंड वहां क्या हो रहा है. आपने आज तक अगर कोई भी फोटो, इमेज, वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग की देखी होगी तो आपने देखा होगा कि बच्चा जो निपल है वो ऐसा करके कुछ दिखाते हैं कि वैसा ही है, चपटा हो जाता है, राइट? माँ का निपल बच्चे के मुंह का शेप ले लेता है, विच मीन्स बच्चे के मुंह के शेप को वो ऑल्टर नहीं कर रहा है. बॉटल इन टर्न व्हाट इट डज इज अपर पैलेट को ऊपर पुश करती चली जाती है. सो बॉटल फीडिंग बच्चों का पहली चीज तो लिप पे ब्लिस्टर्स आते हैं, यहाँ पे ब्लिस्टर्स आते हैं क्योंकि बॉटल को पीने के लिए ये मसल्स ज्यादा यूज होती हैं. जब ये मसल्स ज्यादा यूज होती हैं और वीक होती हैं तो स्पीच डिलेज देखने को मिल सकते हैं. एट द सेम टाइम जब गम्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो जॉ में क्विवरिंग देखने को मिल सकती है, बच्चों के जॉ हल्के से कांपते हैं. एट द सेम टाइम अभी अगर हम अपना चिन नीचे करें और सांस लें, ठीक है, ऑल ऑफ यू डू दिस विद मी, चिन नीचे करके सांस लेंगे. जब हम चिन नीचे करके सांस लेंगे इट्स हार्ड फॉर अस टू ब्रीथ. नाउ इमेजिन जिसके पास नेक कंट्रोल ही नहीं है उसको कितना डिफिकल्ट होता होगा. सो गॉड ने कैसा किया, बच्चों का चिन हल्का सा पीछे रखा, उसको हम रिसीडेड चिन बोलते हैं. जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं हर एक सक में उनकी टंग ऐसे ऊपर आती है और निपल को कप करती है और सक करती है. जब वो निपल को कप करके ऐसा सक करती है तो हर एक सक में उनका जॉ शेप हो रहा होता है, जॉ आगे की ओर आ रहा होता है, अपर पैलेट शेप हो रहा होता है. बेसिकली द बॉक्स क्लोजेस द राइट वे.
बट फॉर बॉटल फेड बेबीज इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज वहां टंग का उतना एंगेजमेंट ही नहीं है. सो Yeah. ये बच्चों का चिन रिसीडेड रह जाता है, टॉन्सिलाइटिस का रिस्क है, इन्फेक्शन का रिस्क है, अपर पैलेट ऊंचा होता है, दांत खराब आते हैं, दांत आगे की ओर आते हैं, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट, देन दांतों का सड़ना, एट द सेम टाइम मुंह खोल के सोने की आदत. बहुत सारे हम्म. चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे नहीं. ऐसा नहीं है कि कोई सेफ बॉटल्स नहीं है, बट अगेन Yeah. एज आई सेड वो सेफ बॉटल कौन सी है वो डिपेंड करता है आपके बच्चे के मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है और आपके ब्रेस्ट का शेप और स्ट्रक्चर क्या है. दैट इज व्हाट डिसाइड्स व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, व्हाट इज गोइंग टू बी सेफेस्ट फॉर द बेबी. Okay. Now, whenever you're going to buy bottles, so I cannot recommend or I cannot say out a brand out loud here, but what I'm going to tell you is whenever you are thinking of buying a bottle, the most famous one that you can find, the most famous one, okay, just check if there are any lawsuits against that bottle in US and UK. Just check. Mhm. Because these days there are lawsuits against a lot of brands for microplastic contamination, lead contamination, oral motor dysfunction. And we as third world country, that's what it is. Okay. Okay. And we have Nilofer's question. If it's okay, Bhavika, I'll just take this one as well. So Yes, sure. Nilofer is asking, my baby is very light sleeper in the daytime and at night he sleeps good, but not day. And everyone, doctor is like, my milk is not enough for him, but he's peeing well. So one thing we need to understand is your question is related to sleep. Good thing is I'm trained for sleep as well. Okay. So day sleep is not driven by melatonin or circadian rhythm. Okay. So night sleep is driven by circadian rhythm, which is दिन और रात का अंतर, as well as sleep drive. Sleep drive मतलब मैं थक गई तो मुझे नींद आ गई, सुबह हो गई मेरी sleep drive. और रात की नींद ड्रिवन होती है सर्केडियन रिदम से. तीसरी चीज जो रात की नींद और दिन की नींद को डिफरेंशिएट करती है वो है माँ के दूध में मिलने वाला मेलेटोनिन. सो मेलेटोनिन तो आपने सबको पता होगा, आई एम श्योर. इंस्टाग्राम पे हर जगह मेलेटोनिन खा लो और सो जाओ. वो मेलेटोनिन आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और वो आपके ब्रेस्ट मिल्क में रात के समय ज्यादा होता है. तो जब मेलेटोनिन का सपोर्ट मिल रहा है, सर्केडियन रिदम का सपोर्ट मिल रहा है, एट द सेम टाइम स्लीप ड्राइव का सपोर्ट मिल रहा है, तो रात की नींद गहरी हो गई. दिन की नींद में सिर्फ और सिर्फ स्लीप ड्राइव काम कर रही है. सो अगर आपको समय लगे तो प्लीज इन्फेंट स्लीप वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू कि इसको कैसे बेटर करना है और इम्प्रूव करना है. क्योंकि अगर पी काउंट ठीक है और ये बच्चा आपका ये नेचुरल बिहेवियर दिखा रहा है, आपके मिल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर से. ओके. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भाविका. ओके, तो बच्चा अगर सो रहा है तो हमें बोला जाता है जनरली कि न्यूबॉर्न को हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. लेकिन राइट. बच्चा कई बार 4-5 घंटे के लिए सो रहा है, तो क्या हमें उसको उठाकर ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए या फिर उसके उठने का वेट करना चाहिए? गुड क्वेश्चन. सो 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए. सो न्यूबॉर्न में किसी भी वीक के बच्चे हो सकते हैं, राइट. मतलब 26 वीकर भी एक न्यूबॉर्न हुआ, अगर वो बॉर्न हो गया तो एक 37 हम्म. वीकर भी न्यूबॉर्न हुआ. सो पहली चीज हमें ये समझना है कि वेट कितना है. अगर वेट 3 kgs प्लस है, सो पहली कंडीशन टू स्विच टू डिमांड फीडिंग. सो ऑब्वियसली हर न्यूबॉर्न को एवरी 2 आवर्स पे खाना देंगे हम, बट कब हम उसे सोने दे सकते हैं? पहला कंसर्न, बच्चा 3 किलो का हो जाना चाहिए. दूसरा कंसर्न, मतलब दीज आर ब्रॉडर गाइडलाइंस. हाँ. दूसरा कंसर्न, बच्चा 15 दिन का रफली हो जाना चाहिए. वाई 15 दिन का? क्योंकि 15 दिन में बच्चा और माँ फिगर आउट कर लेते हैं कि कैसे फीड करना है, क्या करना है, हाउ इज इट वर्किंग, वेदर इट इज वर्किंग, वेदर इट इज नॉट वर्किंग. तीसरी चीज, बच्चे को जॉन्डिस नहीं होना चाहिए. बच्चा माँ के दूध पे है, बच्चा 3 किलो का हो गया है, देन स्विच टू डिमांड फीडिंग कंप्लीटली. देर इज नो नीड टू वेक योर बेबी. आप 4 घंटे सोए 4 घंटे सोने दो, 5 घंटे सोए 5 घंटे सोने दो, और खुद भी सो जाओ. Okay, then what are the sign of good latch? Signs of good latch would be no pain for mother. Like that's the biggest sign. If there is no pain for mother. The second sign of good latch would be a wide open mouth. So if the mouth is something like this, not a good latch. If a mouth is something like this, a good latch. That's one. Second thing is, ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे ना swallow फील होना चाहिए. So ये जब swallow करते हैं ना हम, तो ये ऐसे, ये वेव देखा, ये वेव यहाँ पे दिखना चाहिए आफ्टर एवरी 2 sucks. That's one. The third thing is that for a good latch, इफेक्टिव मिल्क ट्रांसफर होना चाहिए. मतलब हर 2 सक के बाद एक स्वॉलो आना चाहिए. अगर स्वॉलो नहीं दिख रहा है, मीन्स बच्चा लैच तो कर रहा है बट उसके पेट में दूध नहीं जा रहा. विच मीन्स 40 मिनट भी बच्चा पी रहा है बट उसका पेट नहीं भरेगा. इसका माँ की सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, इसका बच्चे के ट्रांसफर रेट से लेना देना है. क्योंकि 3 चीजें हैं. एक है पोजिशन, किस तरह से पकड़ा हुआ है.
लैच इज बेसिकली बच्चे ने कहाँ पकड़ा हुआ है माँ को, और सक इज जो बच्चा लैच करने के बाद करता है। तो सक का ठीक होना इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन लैच। सो अगर सक ठीक है तो माँ को पेन नहीं होगा, बच्चा अच्छे से दूध पिएगा, ट्रांसफर करेगा और सो जाएगा। दूसरी चीज, अगर लैच ठीक है तो बच्चे में बाकी सारी चीजें जैसे फ्रीक्वेंट हिचकी आना, बच्चे का दूध उलटना, बच्चे को 40 मिनट पी के भी बिना मतलब किन किन मिन मिन करते रहना, नीचे रटते ही उठ जाना, सो ऑल ऑफ दीज आर अ साइंस दैट लैच इज नॉट गुड. And very important sign for you to check whether latch is good or not. I'm going to quickly show it to you. Okay. So this is gold standard. Take your finger, take these two, press it like this. Okay. Once you press it like this, I want you to feel whether if this is what you feel at your breast, your latch is not good. Okay. But if you take this and you pinch it and you massage it like this, if this is what you feel, your latch is good. Okay. So you should rather feel that your baby is massaging you rather than pinching you. So if pinching is happening, लैच भी ठीक नहीं है, बच्चे को दूध भी कम मिल रहा है, तो लैच ठीक करेंगे, बच्चे को दूध ठीक से मिलने लगेगा. ओके. माँ को जो ब्रेस्ट फीड करा रही है उस माँ को कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए? Okay. ताकि बेबी को गैस ना हो, बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो. गुड क्वेश्चन. सो पहली चीज, माँ के कुछ खाने से बेबी को गैस नहीं होता है. बेबी को गैस होता है बिकॉज बेबी को गैस होता है, सिंपल. ऐसा इस धरती पे कोई बच्चा नहीं है जिसको गैस ना हो, क्योंकि गैस इज लाइक सुसु पॉटी. इट्स अ बायोलॉजिकल बाय प्रोडक्ट ऑफ अ डेवलपिंग गट. सो गैस तो होने ही वाला है. क्वेश्चन ये है कि गैस पास हो रहा है तब सब बहुत ही अच्छी बात है, गैस अटकता है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. एक्सेसिव गैस कब बनता है? जब बच्चा दूध पीते हवा पीता है, तो उसको हम एरोफेजिया या डिस्फेजिया बोलते हैं. जब ऐसा हो रहा होता है तब बच्चे को ज्यादा गैस होता है. अभी समझना ये है कि माँ की डाइट में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो एक्चुअल में बच्चे के गैस का कारण बन सकती हैं. सो नंबर 1 इज मिल्क. एंड यू विल बी लाइक, देन मिल्क तो हम बोलते हैं पियो तो दूध बनेगा. बट द फैक्ट इज, हमारा मिल्क, मेरा आपका मिल्क ऑलमोस्ट 80% वे प्रोटीन है, ठीक है, 20% केसीन है. गाय का दूध का रेशियो ऑपोजिट है, वो 80% केसीन है, 20% वे है. बिकॉज वो केसीन लोडेड है, उसको पचाना हार्ड होता है. तो हम नहीं पचा पाते हैं. जब हम नहीं पचाते हैं, हमारा मिल्क भी केसीन लोडेड हो जाता है. बच्चे को होता है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है मदर्स का, जैसे ही डेयरी कम किया, द बेबीज गैसेस एंड स्टफ कम्स डाउन अ लिटिल बिट, अगर वो कॉज है तो. बिकॉज एज आई सेड, it's a very multiple kind of situation. The second thing that has been causing issues with breastfed babies is soy. ठीक है. So dairy, soy are the biggest allergens, which means मोमोज खा सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, चिल कर सकते हैं, आइसक्रीम खाने से बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, दही खाने से कुछ नहीं होगा, आम खाने से कुछ नहीं होगा. बट सारी चीजें हाइजीनिक, सारी चीजें इन मॉडरेशन, नो ओवर एक्सेसिव स्टफ. अब ऐसा नहीं है सुबह भी छोले खा लिए, शाम को भी छोले खा लिए, दिन में भी राजमे खा लिए, मतलब हर तरफ हर चीज नहीं चलेगी. मॉडरेशन में हेल्दी बैलेंस डाइट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू. द अदर थिंग इज प्रोटीन इनटेक. हम चाहते हैं, आपने मुझे बोला कि मैम मुझे बच्चे का वजन भी बराबरी से बढ़ाना है, तो वजन बढ़ता है तब जब बच्चे का फोर मिल्क और हाइंड मिल्क इम्बैलेंस ना हो. मतलब दो तरह का दूध बनता है हमारे शरीर में, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क. सो अगर फोर मिल्क बच्चा पी के, सो स्पेशली फॉर मदर्स वो लाइक मैम 15 मिनट इस तरह पिला रही हूँ, 15 मिनट इस तरह पिला रही हूँ, उसके बाद भी भूखा रह जा रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो 15-15 मिनट दोनों तरफ से फोर मिल्क पी के सो जा रहा है तो वो उठेगा ही. सो द बेबी इज सपोज टू ड्रेन वन ब्रेस्ट एंड गेट बोथ फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क. और फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क को अच्छे से बनने के लिए आपकी बॉडी में सही न्यूट्रिशन जरूरी है, विच इज इन टर्म्स ऑफ बैलेंस डाइट, विच इज इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, विच इज इन टर्म्स ऑफ गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड्स. सो अगेन मिल्क वाली बात भी गलत नहीं थी पुराने जमाने में, ठीक है. सी अंडरस्टैंड दिस, दूध खून से बनता है, खून को हाइड्रेशन चाहिए, मतलब अच्छे से बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए फॉर द ब्लड टू फ्लो वेरी नाइसली. सो मिल्क इज लाइक अ लिक्विड. सो वो बोलते थे लिक्विड्स लो तो हाइड्रेशन अच्छा रहेगा. अब उनके मिथ में वो दूध पे दूध सोच रहे थे. बट व्हाट वी वांट टू डू इज मोरिंगा का सूप, we want to do a lot of jeera water and ajwain water so that digestion अच्छा रहे. Warm liquid soups, warming foods which actually help rejuvenate and
heal us so that gut also stays fine, because either we've given birth via vaginal birth और वाया सी सेक्शन, दोनों ही में वैजिनल बर्थ में पाइल्स की समस्या बहुत देखने को मिलती है, नीचे कट्स आते हैं तो फिर हमें हार्ड पूप में दिक्कत होती है। सी सेक्शन में एनी विच वेज हमारा सिस्टम एक बार रुक के वापस चालू होता है तो हमारे गट में और पूपिंग में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आती है। तो शुरुआत में इनफ फाइबर, इनफ हाइड्रेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार 40 दिन बीत जाए, आपकी बॉडी थोड़ा सेटल हो जाए, रिदम सेट हो जाए आपका और बच्चे का, तो प्लीज बच्चे को 2 घंटे के लिए घर पे छोड़ के बाहर जाके गोलगप्पे खा के आओ, बट हाइजीनिक जगह से खाना प्लीज। ओके। इसके ठीक अलावा है। कैफीन के बारे में पूछना चाहूंगी कि ब्रेस्ट हम्म। फीडिंग मदर कैफीन अल्कोहल ले सकती है, एंड अगर लेती है तो इसका बच्चे के ऊपर क्या असर हो सकता है? Smoking is a no. Okay. Smoking is a no in all languages. Always. It's a big no. Okay. Alcohol is injurious to our health. It is. यस। Right. We all know that. Right. हमें नहीं पीना चाहिए. But there are people who choose to. So the point is, यस। it's not that अगर आप पी रहे हो तो बच्चे को कोई बहुत ज्यादा हार्म होने वाला है या एकदम ही हम नहीं पी सकते. It's not a very big no-no. CDC की गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आप 60 ml हार्ड लिकर या 1 पाइंट बियर या 2 पाइंट बियर आप ले रहे हो तो आपको बच्चे को 2 आवर के गैप पे आप बच्चे को फीड करा सकते हो। देयर इजंट गोना बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट कीप इन माइंड आपका बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, प्रीमेच्योर नहीं होना चाहिए, फुल टर्म हेल्दी इन्फेंट होना चाहिए, आपकी बॉडी में कोई ऐसा वीकनेस या कोई ऐसा तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपको अगर एक बियर पी के आपको ऐसा लगता है कि आप रास्ता भूल जाओगे अपने घर का, यू शुडंट ड्रिंक, बिकॉज अगर आप सोबर टू ड्राइव हो देन ओनली यू आर सोबर टू ब्रेस्ट फीड, विच मीन्स आपकी बॉडी में यस। अल्कोहल कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। अल्कोहल कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है तो मतलब आपको बच्चे को उस समय फीड नहीं करना चाहिए या आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। सो एज आई सेड, इट्स नॉट अ बिग नो नो. But if you want to take a break and enjoy a pint of beer or a glass of wine, it's absolutely acceptable. But then again, it is still injurious to your health and you should not consume alcohol. Okay? Let's अवॉइड come to करना caffeine. बेहतर है। हाँ, यस। let's come to caffeine. So caffeine is like 2 cup coffee a day is acceptable. जब आपके बच्चे को स्लीप रिग्रेशन हो रहा है, जब आपके बच्चे को एक्टिव नाइट वेकिंग्स चल रही हैं, प्रेफरेबली कॉफी इवनिंग आवर्स में ना पिए तो अच्छा है। बट देन यूल बी लाइक, मैम ये खुद तो सोने नहीं दे रहा, मुझे जगने के लिए कॉफी चाहिए, आप कह रहे हो मत पियो। द थिंग इज इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द ब्रेस्ट मिल्क एंड इट जस्ट कीप्स द बेबी अ लिटिल अवेक। सो इफ पॉसिबल, जब रिग्रेशन फेजेस चल रहे हैं तब आप कैफीन थोड़ा कम कर दीजिए, अदरवाइज दिन की 2 कॉफी पीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ओके। एंड हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा इनफ ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क को ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या डाइट ले सकते हैं या फिर कोई मेडिसिन वगैरह? राइट। सो पहली चीज तो मेडिसिन के चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है। सो वो इसलिए नहीं फंसना है बिकॉज क्या है, अगर ये मेडिसिन वाली प्रॉब्लम होती तो बात ही क्या थी, हर कोई गोली खा लेता, हाँ, ज्यादा आराम होता, से। सब पिला लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 4 गोली में आई वुड हैव लव्ड दैट, ट्रस्ट मी, एवरीबडी वुड हैव लव्ड दैट। यस। सेम गोज फॉर सप्लीमेंटेशन। अगर सप्लीमेंट से काम कर चलता तो फॉर्मूला की बजाय सप्लीमेंट्स ही बिक रहे होते हर तरफ, मतलब हाँ। सब सप्लीमेंट्स ही खा रहे होते। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए या नीड है भी या नहीं, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। दूसरी चीज, मेडिकल सुपरविजन में जो भी करना है, right? So one of the patients recently came to OPD and I asked her, what have you been doing? We identified it was a suck and a latch issue and the baby was not transferring enough and the baby was good enough. There was no problem with the milk supply per se. Okay. But she was under the assumption that uska milk supply kam hai. So she asked her best friend, right? So if you are that best friend, what I'm going to tell you is, if your doctor wrote something on a prescription, there is a reason there was a dosage prescribed that you can't take it beyond this time. So she was taking a medication which we use for lactation and relactation and induced lactation purposes, और जिसके पास glandular tissue की कमी है उसको हम देते हैं to support the breastfeeding for her, या फिर premature births में हमें देना पड़ता है। That medicine was being taken for over a month. Now that medicine should not be given for more than 7 days because it can cause real hormonal challenges, it can cause issues, it can cause major concerns. It's a hormonal tablet, not supposed to be taken, not under medical supervision, and the dosage has to be tapered completely. You cannot just give and forget about it. Okay. Now this person is taking that medicine for a month wherein she doesn't need it. She comes to me with the complaint that मैम मेरा बच्चा ब्रेस्ट पे आता है बट पीछे 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 भागते रहता है, ठीक से लैच ही नहीं करता। मैंने कहा तुमने वो मेडिसिन ले लेके झरना क्रिएट कर लिया है।
बच्चा चोक फील कर रहा है, वो कह रहा है मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, आई डोंट वांट दिस। एंड देन शी इज लाइक बट मैम मैं मिल्क बहते रहता है। मैंने कहा बट वो अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए कि मिल्क बह जाए। What we essentially want is baby doing enough good amount of transfer, because the moment that happens, your body knows what to do. Your body grew the placenta, grew the baby, made sure the baby is taken care of. You know, your body knows. And if at all you need help, you take help from somebody who knows what they are talking about. Your friend is great. I'm sure she loves you, but she's not in a position to give you medical advice. So do not do that. Same goes for breast pump. मैम वो मेरी सहेली ने यूज किया था तो मैंने भी तो खरीद मैंने लिया। भी कर लिया। भाई मेरे निपल पे फिट हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे निपल पे सक्शन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, मैं वेरिएबल पंप के लिए एक ठीक कैंडिडेट हूं भी कि नहीं, मेरा निपल है कहाँ मेरे बॉडी में, whether it will fit also or not, what will happen to me, all of these things need to be considered. Though you are a great friend, but I would highly recommend that first you compare notes, starting point, end point, and study maybe 8 books and then think about it. I'll guide you how to study. If you want to be a lactation counselor, I'm going to be your best friend and guide you. I would love to do that. We need more of me, right? So, Kajal is asking a question. Your baby is 27 months old but does not sleep through the night, wakes up every 1 hour, sometimes half hour. He's a hyperactive one, still does not sleep. So, hyperactivity and does not sleep don't go in one line. Okay, so hyperactivity is what is causing the neural overload, which is not letting the baby sleep for a longer duration. So we need to figure out what is happening. This needs a deeper consult. I would love to help you if you have some time. But this can be fixed. Okay, there is nothing wrong with your child. It's just that we need to get to the root cause as to why it is happening and then support the baby. I think we have one more question. Saleha is asking, your baby sleeps within 10-15 minutes while breastfeed and wakes up within an hour, so she's being bottle fed. Is my milk supply enough? Yes, your milk supply is enough, but the transfer rate is not. So your baby is getting tired within 10-15 minutes. It's not transferring enough hind milk from you. It's just taking foremilk, maybe using you as a pacifier, because the baby's brain has registered that if you use the jaw at the bottle, you get milk faster and sooner. So the baby comes to you to sleep, not to feed. We need to change the ratio or the system for the baby for you. We want to make sure that the baby transfers enough and then you can get off the bottle. So the reason that the bottle is being introduced is because you think the baby is not getting enough. But the problem is not because you have less milk supply, or else the baby would not go for 10-15 minutes and sleep for 1 hour. Because if the baby can sleep for 1 hour, it can sleep for 2-3 hours as well. Any other questions, Bhavika? ओके, तो हिकअप्स के बारे में पूछना चाहूंगी। क्या हिकअप्स नॉर्मल इन बेबीज? क्योंकि बच्चे जब हिकअप्स लेते हैं तो कई बार मदर भी पैनिक हो जाती है कि क्या करें, या दोबारा से ब्रेस्ट फीड कराना हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसकी हिकअप्स चली जाए। तो ये इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, एंड क्या हमें दोबारा से ब्रेस्ट फीड करा के हिकअप्स बंद करनी चाहिए, या फिर और क्या हो सकता है? Okay, so my phone ka battery is dying. Just give me 1 second, guys. So hiccups are not, they're common, but they're not normal. So language is matters a lot, right? So hiccups common है, hiccups होते हैं बच्चों को, but hiccups हो क्यों रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि अगर हफ्ते में 1 या 2 बार हिकअप्स हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है। हो सकता है लैच शैलो हो गया थोड़ा सा, हो सकता है बच्चे ने एयर गल्प कर लिया, हो सकता है बच्चा बहुत सोया हो तो एयर गल्प कर लिया है, तो वो हिकअप्स ले रहा है। बट आफ्टर एवरी फीड अगर बच्चा हिचकी ले रहा है, इसका मतलब ये है कि जब बच्चा लैच कर रहा है तो वो छोटे छोटे पॉकेट्स में सॉर्ट ऑफ एयर इनहेल कर रहा है, या फिर whenever the baby is feeding, there is something which is not working with that feeding dynamics, which is leading to hiccups and spit ups. कई बार बॉडी में टाइटनेस होती है, फैशल टाइटनेस होती है, जिसकी वजह से बच्चा नेक वन साइड ज्यादा रखता है, स्लीप वन साइड ज्यादा करता है, फीड वन साइड बेटर करता है, वन साइड कम करता है। एट द सेम टाइम डायफ्रामेटिक टेंशन होती है इन बच्चों को, तो रिफ्लक्स और स्पिट अप्स और हिकअप्स इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऑल वी नीड टू डू इज फिक्स द रूट कॉज ऑफ दिस एंड हेल्प द चाइल्ड। सो हिकअप्स कॉमन है, बट फ्रीक्वेंट हिकअप्स होना वो नॉर्मल नहीं है। ओके, तो मेरे सारे सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई एक एडवाइस जो आप हर एक न्यू मदर को देना चाहेंगी। Only one advice that I will tell you is trust yourself.
आपने वो बच्चा पैदा किया और आपने वो बच्चा जन्म भी दे लिया, आप ही हो केपेबल इनफ, पहली चीज। दूसरी चीज, हेल्प लो, हेल्प मांगो, हेल्प को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ प्रॉब्लम है एंड देन ट्राई टू फिक्स इट। तीसरी चीज, जो एजुकेटेड है उस काम के लिए, कोशिश करो कि उससे हेल्प लो, मे बी मुझसे नहीं बट आपके आसपास अगर कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट हो तो वहां पे जाके, जैसे आप गायनक के पास 4 ओपिनियन लेते हो, 4 लोगों से पूछो और समझो व्हाट कैन बी डन। डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग योर बॉडी एंड डोंट सिंपली क्लोज योर आईज एंड से कि नहीं नहीं मेरा तो दूध ही नहीं बन रहा है, ठीक है। देन इतना सब कुछ करने के बाद अगर चीजें नहीं थे, पीस में रहो, क्योंकि बच्चा वेलफेड है, बच्चे से सो रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर दिन में 2 बार भी ब्रेस्ट फीड कर पा रहे हो तो भी इम्यूनिटी मिल रही है, नहीं भी कर पा रहे हो तो भी इम्यूनिटी बिल्ड करने के बहुत सारे और तरीके हैं विच आई कैन टीच यू। ऑल आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज कि इतना लोड नहीं लेना है, खुश रहना है, खुश रहने देना है, और एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है, वो मैं नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी यहीं से रिफ्लेक्ट कर देना है। मतलब यहाँ तक जाने दोगे ना तो बहुत सोचोगे, ओवर थिंकिंग में जाओगे, तो ऐसा सुन के ऐसा भी नहीं निकालना है, यहीं से ओम इग्नोराय नमा एंड दैट्स अबाउट इट। That's my favorite mantra for new mothers. Om ignoraya nama, and do what you want to do for your child, because that's what the most important thing is. Even if you don't like my advice, don't take it. But do what you feel you are comfortable with your baby, and do that to the best of your capacity. Now, if you want more help, on 15th of June, I'm running a free workshop about all of this. About baby sleep, about baby's eating patterns, especially for the first 40 days. Like what all things you can do to make it better. So if any one of you wants to register, I'll be more than happy to have you over there. So maybe I'll share the link with Bhavika and she can share it with you all. Nilofer also has one more question, I think. The birth weight was 2.8 kgs, okay, dropped to 2.5 on 7th day. And on 25th day, he was 2.4. But doctor said start formula because your breastfeeding is that correct. So the problem here, Nilofer, is that from 9th day, the baby should, or maximum by 15th day, the baby should regain the birth weight. The problem with your baby, which I'm suspecting, because you also mentioned the point wherein the baby is not sleeping very well in the day and sleeping well in the night, but then now at 25th day, the baby has regained the birth weight. There is a fore-milk, hind-milk imbalance pattern is what I'm seeing. The baby is getting enough fore-milk from you, but not getting enough hind-milk. That's why the weight gain is a problem, but the sleep is overall okay-ish, okay? And the pee count is also good because fore-milk is what leads to pee count and hind-milk is what leads to weight gain. So if you would give me this opportunity to help you out, I would love that. And we can fix this and we do not need formula. Diksha is asking how much time per session of breastfeeding and if the baby is agitated even after 35-minute session then. Okay. Number one, baby decides how much time I want to feed. Number two, if the baby is agitated after 35 minutes, means the baby is not transferring well. So we need to check उसका suck swallow breathe ratio क्या है, मतलब कितनी बार चूस के कितनी बार निगल रहा है। सिर्फ चूस रहा है और निगल ही नहीं रहा है तो वो एजिटेटेड ही रहेगा, बट अगर चूस के निगल रहा है और फिर भी एजिटेटेड है तो फोर मिल्क हाइंड मिल्क इम्बैलेंस, और अगर इस सब के बावजूद भी एजिटेटेड है तो मे बी वी कैन वर्क ऑन योर सप्लाई। सो सोल्यूशन हर स्टेज पे है, बट स्टेज पे क्या हो आप एंड हाउ टू फिक्स इट इज समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट. Saleha is also asking how to know my baby is feeding well with my milk. If the baby is peeing 7 times in 24 hours, and if the baby is gaining roughly about 140 to 200 grams per week, your baby is well fed with your milk. If any of these two things are not okay, a lactation consultant can actually help you fix this. You do not need formula to fix these two as well. I would love to help you online, Nilofer. There's no problem. You can reach out to my team and I will help you. All right. So, Bhavika, it was lovely talking to you. We've been talking for 45 minutes. Means we are doing something good and people are here. So, thank you so much for having me and being here, asking me these questions. I would love to share a recording of this with you so that you can share it with your people and then maybe we can raise more awareness and help mothers do their best, because every mother can breastfeed and every baby wants to breastfeed. If they are not able to, just identify why and help them. That's what the thing is. Okay? All the very best. Thank you so much, ma'am. Most welcome, Bhavika. Loads of love. Did you learn something new today? Just asking. Yes, बहुत सारी चीजें. I'm glad you did. कुछ मैंने गलत भी सीखा था तो वो मैंने आज करेक्ट किया आपसे बात करके. I am glad. I am glad. हम ऐसे ही करेंगे, ढेर सारी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, ढेर सारी मदर्स की हेल्प करेंगे, and that's what we are going to do. Okay? All the best. Take care. Thank you so much. Bye.
बाय। बाय। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।